बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें पहले के प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, ड्रॉबर्नियर्स चार्ट एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्लियर? और ये मैं प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले मैं ये बता दूं कि मेंडलीव कौन थे। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। क्लियर? ये रशियन साइंटिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा जाता है, ठीक है, माना कि इनके पीरियोडिक टेबल को आज के डेट में हम लोग नहीं मानते हैं, बट इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया और इन्हीं के पीरियोडिक टेबल को कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोगों ने आज के पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने ही दिया था। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और 1869 में इन्होंने कुछ लॉज दिया था और वो लॉ मैं आपको बताऊंगी। मेंडलीव का लॉ ये था कि यदि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। इट मींस एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के आधार पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया था। तो इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ उन्होंने क्या किया था, आखिर अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए क्या किया था, ये तो स्टोरी मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन के द्वारा बताऊंगी। कुछ चीजें जो कि एग्जाम्स में आते हैं, ये जो फैक्टर्स थे, किस फैक्टर के आधार पर उन्होंने अरेंज किया था। तो पहला फैक्टर था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। दूसरा फैक्टर था उन्होंने क्या किया था, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उस समय 63 एलिमेंट्स उस समय पाए जाते थे। नॉर्मल गैसेस उस समय भी मौजूद नहीं था। तो जो 63 एलिमेंट्स उन्हें उस समय पाए जाते थे, उन सभी का रिएक्शंस उन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ करवाया। तो अब आप लोग केमिकल रिएक्शन तो जानते ही हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा हाइड्राइड्स। और जितने भी एलिमेंट्स थे उनका उन्होंने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स बनाया और उसके फॉर्मूला के आधार पर उन्होंने अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल को। तो 2 फैक्टर थे, पहला इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और दूसरा था फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। क्योंकि ये जब मैं पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी और उसे एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के फॉर्मूला लिखे होंगे। तो मैं एक बार फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ समझा देती हूँ ताकि आप लोग वहाँ कंफ्यूज ना होना। क्लियर? क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन मैं तैयार करती हूँ या मेरा बेटा तैयार करता है सारा प्रेजेंटेशन, तो वो सारा प्रेजेंटेशन भाई लैपटॉप पे रहता है तो उस पर समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने जो बचपन से फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला निकालना 7-8 में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। 9th में तो आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना सीख चुके हैं और 10th में भी बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट्स इट, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा। लेट अस सपोज कोई एक एलिमेंट है R और ये है ऑक्सीजन। इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की। इसका फॉर्मूला क्या होगा? R2O। चलिए, इसका हाइड्राइड्स यानी हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी तो 1 मैंने लिखी चुका है मैंने, RH। ठीक है? तो इस तरह से यदि मान लिया कि कोई दूसरा एलिमेंट है B और इसकी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PO। एंड हाइड्रोजन के साथ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के साथ इसका फॉर्मूला हो जाएगा BH2। आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है हर एक क्लास में। ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ सारे एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया और
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया। साथ में उन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ही क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली सारे नॉन एलिमेंट्स के साथ उस समय रिएक्शन कर जाते थे, और अब नेचुरली रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मूलाज तो देंगे ही। तो उनको जितने भी एलिमेंट्स थे उनका फॉर्मूला उन्हें मिल गया था उनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के फॉर्म में, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिया था। ठीक है, तो ये था बेसिक अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मैं प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी, बट प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ। मैं जो भी आप लोगों को बताती जाऊंगी कि इस पर ध्यान दीजिएगा, आप वाकई उस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक आगे समझना भी है और उससे रिलेटेड इनके मेरिट्स एंड इनका डिमेरिट्स भी पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंटेशन। चलिए अब हम लोग अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा डिटेल में मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने किस तरह से अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया, कैसे उन्होंने खोजा, काफ़ी मेहनत की उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, इसलिए वो तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहे जाते हैं। सबसे पहले मेंडलीव ने क्या किया कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उसे पहले उन्होंने ढूंढा कि कितने नॉन एलिमेंट्स, यानी जो 63 एलिमेंट्स थे उसे उन्होंने ढूंढ करके एक कार्ड पर लिखा, और लिखने के बाद उन्होंने उसे उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया। देखिए ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने सारे नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उन्होंने हर एक एलिमेंट के कार्ड के पीछे उसकी प्रॉपर्टी लिखी। काफ़ी मेहनत किया था मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। तो हर एक कार्ड के पीछे, जैसे हाइड्रोजन के कार्ड के पीछे उसकी प्रॉपर्टी को, उसका जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स का फॉर्मूला हुआ, अब हाइड्रोजन है तो उसका हाइड्राइड्स तो नहीं होगा, ऑक्साइड का जो फॉर्मूला हुआ, लिथियम का ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला हुआ, साथ में इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी उन्होंने लिखा। और लिखने के बाद उन्हें बहुत ही कुछ अजूबा सा एहसास हुआ कि भाई देखते हैं कि और क्या है। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे, यानी जिनका फॉर्मूला सेम था, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम था, उसे उन्होंने अलग अलग कलर से डिनोट किया। जैसे हाइड्रोजन एंड लिथियम, ये देखिए रेड कलर का है, सोडियम ये रेड कलर का है। इट मीन्स कि उन्होंने सिमिलरिटी को कंपेयर किया सारे के सारे एलिमेंट्स में। तो जो सिमिलर एलिमेंट्स वाले थे उन्हें वो सिमिलर कलर से उन्होंने उस सारे कार्ड्स को कलर किया। कलर करने के बाद उन्हें लगा वाह ये क्या, ये तो कुछ अजूबा हो गया। ठीक है, ये कुछ अजूबा हो गया, वाह ये क्या, इन्हें तो एक नया टेबल मिल गया, टेबलेट फॉर्म में ये सारे अरेंज हो गए। सिमिलर एलिमेंट्स वाले कार्ड्स को उन्होंने अरेंज कर दिया एक साथ। ऐसे ही उन्होंने 63 एलिमेंट्स के साथ किया। क्योंकि आप लोग सिर्फ 20 तक जानते हैं तो यहाँ 20 तक का ही रिप्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि उन्हें उनका पीरियोडिक टेबल मिल गया और उसके बाद उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया। एंड दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, यानी दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और इसका डिटेल स्टडी हम लोगों को करना है। एग्जाम में ये पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने नहीं आता है, बट ये पीरियोडिक टेबल मैं एक्सप्लेन इसलिए आप लोगों को कर रही हूँ ताकि इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ये एग्जाम में आते हैं। तो जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, दिमाग में डायग्राम रहता है, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ग्रुप एंड पीरियड्स ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता देती हूँ कि टेबलर फॉर्म में अगर कुछ अरेंज होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें वर्टिकल कॉलम भी है एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम भी है। वर्टिकल कॉलम यानी अप टू डाउन, यदि कोई बच्चा चाहे तो इसे ऊपर से नीचे भी पढ़ सकता है, ये मेरे फर्स्ट वीडियो में। एंड हॉरिजॉन्टली कॉलम भी है, दिस वन, दीज आर हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। क्लियर नाउ, तो जो वर्टिकल कॉलम्स है उसे हम लोग कहते हैं
ग्रुप, ठीक है। यानी ग्रुप 1 ग्रुप यदि कहा गया तो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग पढ़ेंगे, अप टू डाउन। सेकेंड ग्रुप, और इस तरह से मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। नोट्स में मैंने जितना भी डाल रखा है वो सारा आपको याद करना है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स को हम लोग रीड करते हैं फ्रॉम अप टू डाउन, यानी वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं। नाउ पीरियड्स, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल कॉलम मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यदि स्टडी किया जाए जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यदि ऐसे स्टडी किया जाए लेफ्ट टू राइट तो इसे हम लोग पीरियड कहेंगे। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है? 6 पीरियड्स नजर आ रहे हैं। चलिए, तो अब आप लोग ग्रुप समझ लिए, अब आप लोग पीरियड समझ चुके हैं ना। ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, यहाँ एक लिखा हुआ है ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। ये सारे फॉर्मूलाज थे ऑक्साइड्स के एंड हाइड्राइड्स के। तो फॉर्मूलाज अब आप लोग देख के नहीं घबराइएगा। आर कोई एक एलिमेंट को, यहाँ जितना भी आर है वो इन सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट ग्रुप में R2O एंड RH, ये आपका फॉर्मूला है ऑक्साइड्स का एंड हाइड्राइड्स का, ऑक्साइड्स का एंड हाइड्राइड्स का। तो इस तरह से 8 ग्रुप तक उन्होंने अपने फॉर्मूला को बना लिया, क्योंकि उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने निकाली थी वो ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, इसी फॉर्म में उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी निकाली थी, ठीक है। और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थी। उसके बाद उन्होंने अरेंज किया। तो भाई ये 8 ग्रुप है। अब हर एक ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, इसमें क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, ठीक है, सीजियम एंड ऑरियम यानी गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हुआ, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं? ए बी। अरे ये क्या, एक पीरियड में ए और बी? बिल्कुल ए और बी, यानी कि 2 पीरियड में उन्होंने इसे डिवाइड नहीं किया। हुआ क्या कि हाइड्रोजन से प्रॉपर्टी लिथियम की रिसेंबल कर रही है, ठीक है, बट सोडियम की प्रॉपर्टी 100% लिथियम से रिसेंबल नहीं कर रही है, ना ही ये बेरिलियम से रिसेंबल कर रही है, यानी कुछ डिफरेंस है इन दोनों की प्रॉपर्टी में। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि हर एक ग्रुप को ए और बी में कैटेगराइज कर दिया, और स्लाइटली ग्रुप तो इनका वही है, यानी ग्रुप नंबर 1, क्योंकि सोडियम का भी फॉर्मूला यही है, यानी सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला वही है जो लिथियम ऑक्साइड एंड लिथियम हाइड्राइड का है, पोटेशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड का है। इसलिए इसे रखा तो उन्होंने ग्रुप 1 में ही, बट ड्यू टू सम डिफरेंसेस सोडियम को उन्होंने स्लाइटली शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और चूंकि ये ग्रुप 1 का है इसलिए ग्रुप 1 में लगा, बट चूंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी में 100% रिसेंबलिंग नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर दिया, और इस तरह से हर एक ग्रुप में ए बी करके उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। नाउ उन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया, किसके आधार पे किया? एटॉमिक मासेस के आधार पर। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पर उन्होंने अपने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। तब क्या पाया कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन कर रहा है हमारा एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स, इट मीन्स जब हम लोग उसे अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो हमारा प्रॉपर्टी रिपीट होते जा रहा है। ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ना अब इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपको पीरियोडिक टेबल तो पूरा पढ़ना नहीं है, ये सारा इसका एटॉमिक मास दिया गया है। आपको डोंट वरी, आपको इसे याद भी नहीं रखना है। बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं जब मैं पढ़ाती हूँ कि बाप रे इतना सारा याद करना है। नहीं, इतना सारा आपको याद करना नहीं है। इनफैक्ट आपको पीरियोडिक टेबल को ही याद नहीं रखना है, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को। इन फ्यूचर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। अब इनका जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया,
properties of elements are periodic function of their atomic mass. It means यदि atomic mass के आधार पर, increasing atomic mass के आधार पर यदि elements को arrange किया जाता है तो वो after certain duration ये सारी property repeat करती है. Increasing atomic mass के आधार पर यदि arrange किया गया, देखिए लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टी एक, फिर इसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर ये अरेंज किया गया तो सोडियम एंड पोटेशियम की सेम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की सेम, एंड सो ऑन. ये उनका था लॉ. अब आपको ध्यान क्या देना है, इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं. कहाँ है गैप्स, देखा जाए, ढूंढा जाए. देखिए एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ, यहाँ 3 गैप्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं. एक बोरॉन के नीचे, दिस इज बोरॉन, एक बोरॉन के नीचे, एक एल्यूमिनियम के नीचे और एक सिलिकॉन के नीचे. ये गैप्स क्यों हैं, क्यों नहीं उन्होंने यहाँ एलिमेंट रखा? उन्होंने यहाँ एलिमेंट इस वजह से नहीं रखा क्योंकि यहाँ इस फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा कोई भी नॉन एलिमेंट्स उन्हें नहीं मिला था जिसकी प्रॉपर्टी इस जगह के हिसाब से मैच करे. तब उन्होंने ब्लैंक क्यों छोड़ा, छोड़ देते उसे. उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से आज के डेट में सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो फ्यूचर में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि इस जगह को फुलफिल करेंगे, बाद में मिले. और ये मैं डिटेल में बोर्ड पर भी आप लोगों को बताऊंगी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बोरॉन के नीचे, ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे एंड सिलिकॉन के नीचे, बोरॉन के नीचे स्कैंडियम मिला, इन फ्यूचर एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम मिला एंड सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम मिला. ठीक है, तो ये सारा एलिमेंट्स बाद में मिला बट इन सबकी प्रॉपर्टी, उन्होंने प्रॉपर्टी पहले ही कर दिया. कितना इंटरेस्टिंग, ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मेंडलीफ इतने अच्छे साइंटिस्ट थे कि उस समय वो एलिमेंट मिला भी नहीं था बट उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि जिसका एटॉमिक मास इतना होगा, लगभग में ही उन्होंने कहा. ठीक है, क्योंकि मिला तो था नहीं बट उसकी प्रॉपर्टी इन सारे जगह की प्रॉपर्टी के आधार पर मिलेगी और मिला भी इन फ्यूचर. और उसका उन्होंने नाम दिया ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम एंड ई का सिलिकॉन. ई का क्या है ये मैं बताऊंगी कि इट मीन्स कि बिफोर, ये क्या है ये मैं डिटेल बोर्ड पर बताना चाहूँगी क्योंकि वो लिख के बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा. फिलहाल आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, 8, कितने पीरियड्स हैं, 6. ठीक है, तो 1, 2, 3 ये तीनों पीरियड्स नॉर्मल हैं बट 4, 5, 6 देखो ये फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज में ये डिवाइडेड है, ऊपर और नीचे. ये भी बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि भाई इस सीरीज में ये 100% फिट नहीं बैठ रहा था तो उसे स्लाइटली थोड़ा सा मूव कर दिया गया. चूंकि ए और बी तो ए को डिनोट करने के लिए, अब ए के पीरियड को डिनोट करने के लिए फर्स्ट सीरीज एंड बी के पीरियड को डिनोट करने के लिए सेकंड सीरीज बना दिया गया. ठीक है, तो 1, 2, 3 इसमें कोई भी ये नॉर्मल अरेंजमेंट है बट 4, 5, 6 इसमें 2 सीरीज में ये डिवाइडेड है. आपको इतना ध्यान देना है. फार्मूला ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स पर हुआ ये ध्यान देना है. साथ में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा वहाँ पर. ठीक है, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वहाँ क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इस अल्कली मेटल्स के साथ भी मिलती है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ भी मिलती है बट नेचर में हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन सब के जैसे बिहेव करता है. ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल हुआ. ठीक, तो आपको पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आप ध्यान में रखिए. ऐसे मैं बोर्ड पे बताऊंगी तो फिर एक शॉर्ट फॉर्म में बना दूंगी. साथ में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आप उसको ध्यान में रखिए. ठीक है, एंड दीज आर ऑल अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और ये हमारा प्रेजेंटेशन है. साथ में मैं ये दिखाती हूँ कि फ्यूचर में जब बोरॉन के नीचे, एल्युमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से ये फिट बैठा. Mendeleev periodic table, this is the NCERT diagram
एनसीईआरटी में यही डायग्राम दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि बेरियम के नीचे स्कैंडियम, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम एंड सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, इन तीनों को फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करके दिखाया गया है, जबकि ओरिजिनल ऐसा नहीं था, क्योंकि मेंडलीव के समय गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम नहीं मिला था, इसलिए मैंने वो ओरिजिनल वाला दिखाया। बाकी सारा कुछ आपका सेम है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो प्रीवियस था वो आप याद रखिएगा, ठीक है। और ग्रुप 8 में उन्होंने ट्रांजिशन सीरीज कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताऊंगी कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इस तरह से मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? तो अब हम लोग बोर्ड पर पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन के द्वारा मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल एक्चुअल वो कैसे ड्रॉ है। साथ में मैंने कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए भी कहा था, और ये भी कहा था कि उसी के आधार पर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मैं अब उसी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरिट की बात की जाए तो मेरिट में सबसे फर्स्ट उनका मेरिट है कि उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही सही किया था। सही इसलिए क्योंकि आज के डेट में भी वही ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम ये था कि उनका जो बेसिक था क्लासिफिकेशन का वो था एटॉमिक मास, और इसी के कारण उन्होंने बहुत चीज एक्सप्लेन नहीं किया, वे असमर्थ रहे, वे एक्सप्लेन कर ही नहीं सके कि मैंने इतना सही अरेंजमेंट क्यों किया। उन्होंने से क्या सिर्फ एटॉमिक मास लिया था? नहीं, साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन करवाया था, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स बनाया था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया था, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया था, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने केमिकल रिएक्शन करवाया था। एंड केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग अब जानते हैं, आज के डेट में जानते हैं, बट उस समय एटॉमिक नंबर नहीं, वो टर्म नहीं था, वो लोग नहीं जानते थे, और एटॉमिक मास को ही वो लोग बेस माने थे। यही उनकी गलती हो गई, और उसी की वजह से उनके भी पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया था। बट आज भी यही अरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ते हैं, जो कि अभी प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा। चलिए अब हम लोग मेरिट की बात करते हैं। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसमें 3 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ना है। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 3 पॉइंट पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सही किया। उनका जो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स था वो 100% सही था, क्योंकि उन्होंने केमिकल रिएक्शन के आधार पर भी किया था, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने सही किया था, ये इनका फर्स्ट मेरिट। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट कि उन्होंने ब्लैंक्स छोड़ दिया था। ये जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया था, क्योंकि एक्चुअली बोर्ड पर उतना संभव नहीं था, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों को दिखाया, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ड्रॉ किया है। ये 8 ग्रुप्स हैं एंड ये 6 पीरियड्स हैं, और इसका कुछ अरेंजमेंट इसलिए मैं कर रही हूँ कैल्शियम तक, क्योंकि कैल्शियम तक आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों को कैल्शियम तक याद है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और उस समय नोबल गैसेस नहीं होता था। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हीलियम छोड़ दीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 7 में आपको अरेंज करना है, 8वां छोड़ देना है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है मैं इसका आपको बताऊंगी, इसका बेसिक, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताऊंगी, क्योंकि उसमें भी पढ़ना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो बिल्कुल जैसे आप लोगों ने न्यूलैंड में मैंने बताया था आप लोगों को अरेंज करने के लिए कि नोबल गैसेस छोड़ दीजिए और इसे आप अरेंज कर लीजिए, तो आप इसे भी, मतलब ये अरेंजमेंट आपको करना नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं, बट समझने के लिए। तो दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका जो मेरिट है वो क्या है, उन्होंने कहीं पर गैप्स छोड़ रखे थे। यहाँ 3 गैप्स मैंने दिखाया है, वही मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे भी थे, एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं। तो 3 गैप्स उन्होंने छोड़ा था, ठीक है। और क्यों छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो ये जानते थे कि भाई आज अगर 63 एलिमेंट्स है तो सिर्फ 63 ही क्यों, आगे भी तो मिलेंगे, क्योंकि हमेशा एलिमेंट्स की डिस्कवरी होते रहती थी।
तो वो जानते थे कि ये 63 एलिमेंट्स ही सिर्फ नहीं रहेंगे और भी आगे मिलेंगे। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, और उनके पास जो 63 एलिमेंट्स थे उसके आधार पर ये फिल इन द ब्लैंक्स उनका फिलअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी यहाँ वाले एलिमेंट्स को आनी चाहिए थी वो उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने गैप छोड़ दिया, यानी फ्यूचर में अगर कुछ एलिमेंट्स मिलने वाला है अदर देन 63, उसके लिए भी उन्होंने गैप छोड़ा। और सिर्फ गैप ही नहीं छोड़ा, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट भी किया। ये उनकी बहुत खास बात थी। और इन तीनों गैप का उन्होंने नाम भी रखा। नाम क्या रखा? ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ईका? ईका इज अ संस्कृत वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ ईका इज फर्स्ट और वन। क्लियर? फर्स्ट इट मीन्स प्रीसीडिंग एलिमेंट, यानी इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि एक ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, पीरियड्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप में प्रॉपर्टीज सेम हुआ करती है। तो इस ग्रुप में ईका बोरॉन, इट मीन्स बोरॉन कम्स फर्स्ट देन आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स। बोरॉन पहले आएगा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी बोरॉन पहले आएगा इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। क्लियर? ईका एल्यूमिनियम, इट मीन्स एल्यूमिनियम कम्स फर्स्ट, एल्यूमिनियम पहले आएगा, देन उसके बाद एक गैप है। और यहाँ भाई चूंकि उस समय कोई एलिमेंट नहीं मिला था, कोई नामकरण नहीं हुआ था किसी एलिमेंट का, तो यहाँ पर उन्होंने भाई कहा कि दिस इज द प्लेस फॉर ईका बोरॉन, दिस इज द प्लेस फॉर ईका एल्यूमिनियम एंड सिमिलरली दिस इज द प्लेस फॉर ईका सिलिकॉन। क्लियर? तो ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन, ये उन्होंने गैप छोड़ा। एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज, इन फ्यूचर उन्हें मिला, उन्हें नहीं, बाद में इन फ्यूचर एलिमेंट्स मिले जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल यहाँ से मैच हो रही थी। अब बिल्कुल ना हो तो कम से कम अप्रोक्सीमेट तो मैच हो ही रही थी। ईका बोरॉन जो फ्यूचर में मिला वो है स्कैंडियम, ईका एल्यूमिनियम दिस इज गैलियम एंड ईका सिलिकॉन दिस इज जर्मेनियम। क्लियर? और ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, लिख रखा है, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी, उन्होंने जो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा था, फ्यूचर में जब एलिमेंट्स मिला तो कैसे वो मैच किया। ईका एल्यूमिनियम का उन्होंने कहा था कि इसका एटॉमिक मास होगा 68। फ्यूचर में जब गैलियम मिला तो उसका एटॉमिक मास आया 69.7, अप्रॉक्सीमेट वो सेम है। उन्होंने फॉर्मूला लिखा EA2O3, EA इज फॉर ईका एल्यूमिनियम। अब चूंकि एलिमेंट्स के नाम उन्हें मालूम नहीं थे, ना कोई वैसा एलिमेंट था उनके पास, लेकिन उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि भाई फ्यूचर में जो ईका एल्यूमिनियम मिलेगा ना, वो EA के फॉर्म से हम उसे डिनोट अभी कर रहे हैं, बट वो क्या होगा कि उसका जो फॉर्मूला होगा ऑक्साइड का वो होगा EA2O3। और वेरी स्ट्रेंज, जब गैलियम मिला उसका भी ऑक्साइड्स का फॉर्मूला Ga2O3। इन्होंने जब क्लोराइड यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया EaCl3, उन्होंने कहा कि भाई इसका फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए और गैलियम का फॉर्मूला ऐसा हुआ। तो ये इनका सबसे अच्छा एक मेरिट था। तो दो मेरिट हम लोगों ने देखा। पहला मेरिट क्या देखा कि उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स बहुत अच्छे से किया। दूसरा मेरिट क्या देखा हम लोगों ने कि जो एलिमेंट्स उस समय नहीं भी मिला था उसके लिए भी उन्होंने जगह छोड़ा, और जगह छोड़ने के बाद इन फ्यूचर वो एलिमेंट मिला भी, उसका नाम भी रखा, उसकी प्रॉपर्टी भी उन्होंने बताई, और ये सारी प्रॉपर्टी इन फ्यूचर मैच भी कर गई। ठीक है? तीसरा इनका मेरिट क्या है? तीसरा मेरिट ये है कि उस समय नोबेल गैसेस नहीं था, परंतु फ्यूचर में जब नोबेल गैसेस मिला तो भाई अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल जाता तो गैप, तो उन्होंने ये 3 गैप ही छोड़ा। इतने सारे नोबेल गैसेस जो मिले, और नोबेल गैसेस यानी नॉन रिएक्टिव गैसेस, तो वो इन सारी जगह पे फिट भी नहीं बैठ रहे थे। तो नोबेल गैसेस जो मिला तो उसके कारण तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाना चाहिए, बट ये डिस्टर्ब नहीं हुआ। इन फ्यूचर जब नोबेल गैसेस मिला तो विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट ऑफ मेंडलीव्स,
मेंडलीव्स के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किए बिना वो सारा एक ग्रुप में आ गया। यानी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने एटॉमिक नंबर को यूज किया था बाय रिएक्शन, बाय शोइंग रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, बट वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके और यहीं से उनका शुरू होता है लिमिटेशंस। क्लियर? तो मेरिट में सिर्फ 3 आप लोगों को पढ़ना है, तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब लिमिटेशंस मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, मैं इसे इरेज कर दूं क्योंकि लिमिटेशंस में ये रहेगा ग्रुप 8 में ना। लिमिटेशंस मैं लिख नहीं रही हूं क्योंकि सारा कुछ नोट्स में दिया है, आपके कॉन्सेप्ट को सिर्फ क्लियर करना मेरा काम है। लिमिटेशंस, अब भाई जब कुछ गलत कॉन्सेप्ट ही आप लेके बैठोगे तो गलती तो होगी ना। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, आप इसका कॉन्सेप्ट, मैं बायो पढ़ाती हूँ, आप इसका कॉन्सेप्ट ही गलत ले लो तो नेचुरली गलती तो होगी क्वेश्चन के आंसर को लिखने में। इसलिए हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। उन्होंने रिएक्शन करवाया, इट मीन्स कि उन्होंने यूज किया एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट उस समय चूंकि एटॉमिक नंबर नहीं पता था उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को भी नहीं एक्सप्लेन किया था, उन्होंने एटॉमिक मास कहा था, यहीं से इनकी गलती शुरू हो जाती है। सारा अरेंजमेंट उनका जो था, हम लोगों ने जो पिक्चर्स में देखा अभी मेरे प्रेजेंटेशन में, वो सब कुछ सही था उनका, आज भी वही सारे अरेंजमेंट है। गलत कहाँ हो गए? सिर्फ एक चीज पे भी गलत हो गए, उन्होंने एटॉमिक मास ले लिया। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन सब हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। लिमिटेशन नंबर 1, रॉन्ग पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल और सम एलिमेंट्स। ठीक है, रॉन्ग अरेंजमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, नोट्स में तो है ही। रॉन्ग अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट रॉन्ग, भाई अभी तो मैं थोड़ी देर से बोल रही हूँ कि अरेंजमेंट इनका सही है, आज भी हम लोग उसी अरेंजमेंट को मानते हैं, तो फिर रॉन्ग अरेंजमेंट कैसे? रॉन्ग अरेंजमेंट इसलिए, इन्होंने क्या कहा कि मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया है जिसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आएगा, जिसका एटॉमिक मास बाद में है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज किया है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिसमें मैं एक पेयर एक्सप्लेन आप लोगों को करती हूँ, कोबाल्ट एंड निकेल। ठीक है, कोबाल्ट एंड निकेल, अब इन दोनों का एटॉमिक मास यदि देखा जाए तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9, ठीक है, एंड निकेल का एटॉमिक मास है 58.7। अब यदि मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर रही हूं तो क्या होना चाहिए? निकेल पहले आना चाहिए, क्योंकि निकेल का एटॉमिक मास कम है विथ रिस्पेक्ट टू कोबाल्ट। 0.2 का ही डिफरेंस है, लेकिन है तो। मैं यहाँ एक तरफ कह रही हूँ या मेंडलीफ ने एक तरफ कहा कि मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया है अपने पीरियोडिक टेबल को, तो फिर ये क्या? दिस इज रॉन्ग अरेंजमेंट ना, ये रॉन्ग अरेंजमेंट था उनका। क्लियर? एक्चुअली उन्होंने तो फॉर्मूलाज के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज भी किया था, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर की बात थी, बट उन्होंने तो डील किया क्या कि मैं एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से निकेल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था। तो जब ये सारे प्रश्न उनसे पूछे गए तो ही फेल्ड, ही कुडंट रिप्लाई, ही कुडंट आंसर ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और यहीं पे उनका लिमिटेशन शुरू हो जाता है, और इसलिए हम लोग उन्हें नहीं मानते हैं। तो पहला क्या था कि रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसे कोबाल्ट का है 58.9, निकेल का है 58.7। निकेल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये इनका फर्स्ट लिमिटेशन। लिमिटेशन नंबर 2, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, 9th क्लास में तो इसका पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है।
बायो में भी मैंने आइसोटोप्स का नाम लिया है, केमिस्ट्री में भी आइसोटोप्स का नाम लिया है। आइसोटोप्स मैं फिर से एक बार नाम ले लेती हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे तो भूल भी जाते हैं। आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। चलिए एक एग्जांपल भी मैं ले लेती हूँ, हालांकि आइसोटोप्स आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। लेट अस सपोज हाइड्रोजन के नेचर में 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 111, बट तीनों का मास नंबर डिफरेंट है 1 2 3। अब यह मास नंबर इट मीन्स एटॉमिक मास, हालांकि दोनों थोड़ा अलग अलग चीज है बट एक्सप्लेन इसी तरह से करना है। इट मीन्स कि बोथ आर रिलेटेड ऑल्सो। ठीक है, तो इनका मास नंबर अलग अलग है। अब जहां मैं कह रही हूं कि एटॉमिक मास के आधार पर मैं अरेंज कर रही हूं, तो हाइड्रोजन का एक ही पोजीशन है, हाइड्रोजन का 3 पोजीशन होना चाहिए था ना। कार्बन के 2 आइसोटोप्स पॉपुलर है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, तो कार्बन 2 जगह पे रहना चाहिए था, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, बट नहीं, कार्बन एक जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो आखिर आइसोटोप्स का क्या? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक मास के आधार पर, और जब एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास वाला चीज नेचर में मौजूद है, तो आपने उसे अरेंज अलग अलग क्यों नहीं किया? क्यों आपने उसे एक जगह रखा? भाई उन्होंने तो रिएक्शन यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर अरेंज किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया था, बट वो एटॉमिक नंबर नहीं जानते थे और उन्होंने एटॉमिक मास कह दिया, यहीं पर वो गलत हो गए। तो आइसोटोप्स का अरेंजमेंट कहाँ गया? आपके पीरियोडिक टेबल में, ये उनका लिमिटेशंस था। ठीक है, तो 2 लिमिटेशंस तो हमारे हो गए, रॉन्ग अरेंजमेंट of some elements, second arrangement of isotopes, and the third and the last limitations is position of hydrogen, position of hydrogen। हाइड्रोजन जहां पहले था यानी मेंडलीफ ने जहां हाइड्रोजन को रखा था, आज भी हाइड्रोजन वहीं पर मौजूद है। तो फिर क्या गड़बड़ी हो गई वहां? गड़बड़ी फिर वही हो गई एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के चक्कर में। क्या गड़बड़ी हुई? हाइड्रोजन जो फॉर्मूलाज बनाया, ठीक है, वो अल्कली मेटल से मैच कर रहा था, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनसे वो मैच कर रहा था। उसका जो फॉर्मूला था, यानी इन तीनों ने क्या फॉर्मूला बनाया, ये मैं इसे यहाँ मिटा रही हूँ लिखने के लिए। इन तीनों ने फॉर्मूला बनाया R2O एंड RH। ठीक है, हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है H2O। फॉर्मूला तो हमारा सेम है, फॉर्मूला के आधार पर तो उन्होंने रख दिया। चूंकि हाइड्रोजन जो था लाइटेस्ट एलिमेंट था, ठीक है, तो उन्होंने इसे नंबर 1 पर भी रख दिया। फॉर्मूला के आधार पर अब नंबर 1 पे रखा। नंबर तो हम कहीं भी यहाँ रख सकते थे, यहाँ रख सकते थे, उसके बाद यहाँ से शुरू करते, बट फॉर्मूला के आधार पर उन्होंने इसके साथ रखा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी, रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की प्रॉपर्टी है, वो ग्रुप 1 से मिल रही थी। लेकिन नेचर में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन्स यानी कि ग्रुप 7 वाले एलिमेंट्स, मैंने तो इरेज कर दिया है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से भी मिलती है, क्योंकि वो लोग नेचर में जब मौजूद रहते हैं तो डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये नेचर में इस तरह से फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन भी तो डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, और ये भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, यानी हैलोजन्स भी नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन ये सारे मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स हैं। फिर इनसे सवाल पूछा गया कि आपने हाइड्रोजन को ठीक है यहाँ रखा, क्यों रखा आपने हाइड्रोजन को? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो ज्यादा भाई नॉन मेटल से मिल रही है, सिर्फ फार्मूला के आधार पे आपने रखा। लेकिन भाई आपने तो एटॉमिक मास, आप तो तब से गीत गाए जा रहे हैं कि एटॉमिक मास है। यहाँ पर भी मेंडलीफ बेचारे फेल हो गए। तो इन 3 लिमिटेशंस के कारण
और भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट 10th क्लास में आपको यही 3 लिमिटेशंस पढ़ना है, क्वेश्चंस पे इन्हीं तीनों से आएगा। तो 3 मेरिट और 3 डिमेरिट ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को मेंडलीव का क्या याद कर रखना है, कितने एलिमेंट्स थे, 63, कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता था, नोबल गैसेस, व्हाट आर द बेसिस, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड दूसरा फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। इसके आधार पर उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं रखना है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इतना चीज आपको मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बारे में याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? टिल देन बाय।